जब चीनी इंजीनियरों ने पहली गंभीर इलेक्ट्रिक कार पेश की तो पश्चिमी ऑटोमोटिव दिग्गजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और क्यों देते? जर्मनी दशकों से इंटरनल कंबक्शन इंजन बना रहा था, जापान ने हाइब्रिड तकनीक को परिपूर्णता की हद तक पहुंचा दिया था और अमेरिका पूरी वैश्विक उद्योग की रफ्तार तय कर रहा था। अचानक एक अजीब सी कार एक ऐसे देश से सामने आई जिसे बाजार के गंभीर खिलाड़ी सस्ती नकलों का कारखाना समझते थे। लेकिन यही तिरस्कार वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के इतिहास की सबसे महंगी गलती साबित हुई, क्योंकि 20 साल से भी कम समय में चीन न केवल बराबरी पर आ गया बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए खेल के नियम फिर से लिख दिए। ये सब महत्वाकांक्षी बयानों या शोरगुल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू नहीं हुआ। 2008 में एक ऐसी कार बाजार में आई जिसे पहली नजर में क्रांतिकारी कहना मुश्किल था। वो थी BYD Athene DM, एक हाइब्रिड कार जो बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों से चलती थी और दिखने में एक साधारण इकोनॉमी सेडान से अलग नहीं लगती थी। ना कोई भविष्यवादी डिजाइन, ना किसी तकनीकी सफलता का एहसास, बस एक साधारण सी कार जिसके भीतर कुछ बुनियादी रूप से अलग था। उस पल बहुत कम लोग समझ पाए कि यही वो नींव है जिस पर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव क्रांति खड़ी होने वाली है। ये एक ऐसे ब्रांड का स्थानीय प्रयोग लगा जिसने पूरी वैश्विक उद्योग की धारा के विपरीत तैरने का फैसला किया था। एक ब्रांड, एक दांव। बाहर से देखने वालों की नजर में सफलता की संभावना लगभग शून्य, लेकिन इसका थी विनम्र शुरुआत के पीछे एक ऐसी रणनीति छिपी थी जिसे चीन ने कभी खुलकर सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि उसने बस चुपचाप निर्माण शुरू कर दिया। शांति से, व्यवस्थित तरीके से और बिना किसी शोर के राज्य ने वित्तीय प्रवाह को इस नए क्षेत्र की ओर मोड़ा। पहले चार्जिंग स्टेशंस दिखने लगे, शुरुआत में कम और असुविधाजनक, लेकिन वे दिख रहे थे। सब्सिडी कार्यक्रम शुरू हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार को खरीदारों के लिए और अधिक सुलभ बनाया। ये सब बिना ढोल नगाड़े और दुनिया बदलने के शोरगुल भरे वादों के हुआ। 2010 से 2015 के बीच चीन में इलेक्ट्रिक कारें एक सीमित दायरे की घटना बनी रहीं। इन्हें मुख्य रूप से टैक्सी बेड़े, सरकारी वाहनों और शहरी पायलट कार्यक्रमों में देखा जा सकता था। आम नागरिक अभी इलेक्ट्रिक कार को एक वास्तविक विकल्प के रूप में नहीं सोच रहा था। यह एक नीतिगत उपकरण था, न कि जन उपभोग का साधन। लेकिन उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे की हर चीज तय कर दी। चीन एक ठोस रणनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचा। पारंपरिक इंटरनल कंबक्शन इंजन की दुनिया में उसके लिए अग्रणियों में कोई जगह नहीं है। जर्मनी, जापान और अमेरिका ने दशकों में ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी श्रेष्ठता बनाई थी। उनके मैदान में उनसे आगे निकलना लगभग असंभव था। एक अलग मैदान की जरूरत थी और वो मैदान था विद्युतीकरण। यह फैसला, यानी वहां प्रतिस्पर्धा छोड़ना जहां हार पहले से तय थी और सारे संसाधन वहां केंद्रित करना जहां खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उद्योग के इतिहास की सबसे सटीक रणनीतिक गणनाओं में से एक साबित हुआ। चीन पुरानी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो एक नई दुनिया बनाने में जुट गया था। 2015 के बाद परिदृश्य चौंका देने वाली रफ्तार से बदलने लगा। जो बाजार सालों से धीमी आंच पर सुलग रहा था, वो अचानक भड़क उठा। सरकारी समर्थन तेजी से बढ़ा। छूट, सब्सिडी, कर में राहत और उन शहरों में विशेष नंबर प्लेट जहां पेट्रोल कारों पर पाबंदियां थीं। इन सब ने निर्माताओं और खरीदारों दोनों के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्रोत्साहन पैदा किया। दर्जनों नए ब्रांड बाजार में उतरने लगे। चीन एक विशाल प्रयोगशाला बन गया जहां एक साथ सैकड़ों प्रयोग चल रहे थे। कोई छोटे शहरी सफर के लिए सस्ती मिनी कारें बना रहा था, तो कोई पहले ऐसे चीनी लग्जरी मॉडल बनाने की कोशिश में था जो यूरोपीय ब्रांडों से टक्कर ले सके। नाकामियां बहुत थीं, लेकिन इसी अफरा तफरी से कुछ ऐसे नाम उभरने लगे जिन्हें दुनिया जल्द ही जानने वाली थी। NIO, XPeng और ली ऑटो। ये कंपनियां महज एक और कार निर्माता के रूप में नहीं बनी थीं जिन्होंने पश्चिमी मॉडलों की नकल करने का फैसला किया हो, बल्कि इन्होंने शुरू से ही एक अलग दर्शन पर खुद को खड़ा किया। इनकी नजर में कार महज एक इंजन और पहियों वाली मशीन नहीं थी, ये एक प्लेटफॉर्म थी, एक डिजिटल इकोसिस्टम, एक ऐसा उपकरण जो स्मार्टफोन की तरह दूर से बात करता है। मालिक की डिजिटल जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा, उसके फोन, स्मार्ट होम, आदतों और रास्तों से जुड़ा हुआ। तब यह साफ हो गया कि चीनी निर्माता न केवल इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन में महारत हासिल कर रहे हैं,
बल्कि वे इस बुनियादी सवाल पर फिर से सोच रहे हैं कि कार है क्या। और यह नई सोच पश्चिमी उद्योग के लिए महज कीमत की प्रतिस्पर्धा से कहीं गहरी चुनौती थी। अगला बड़ा बदलाव लगभग 2020 से 2023 के बीच आया। तब तक चीन बराबरी करना बंद कर चुका था, अब वो खुद रफ्तार तय कर रहा था। BYD, वही ब्रांड जिससे 2008 में सब कुछ शुरू हुआ था, बाजार में पूरी तरह अग्रणी बन गया और टेस्ला को न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी टक्कर देने लगा। यह अकेले में ही अविश्वसनीय था, लेकिन उस दौर का इतिहास इससे भी समृद्ध था। वुलिंग होंगहुआंग मिनी ईवी सामने आई, एक छोटी, सबकी पहुंच में आने वाली शहरी इलेक्ट्रिक कार जो लाखों लोगों के लिए एक जन परिवहन साधन बन गई। ना कोई स्टेटस सिंबल, ना उत्साही लोगों के लिए कोई तकनीकी खिलौना, बस शहर में आने जाने का एक आरामदायक, सस्ता और व्यावहारिक साधन। इलेक्ट्रिक कार हमेशा के लिए एक विलासिता या भविष्य की अवधारणा नहीं रही, वो एक रोजमर्रा का उपकरण बन गई, जेब में स्मार्टफोन जितनी सामान्य। इस बदलाव को समझने की अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर बताना मुश्किल है। जब कोई तकनीक असाधारण दिखना बंद कर दे और रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो इसका मतलब है कि उसने जीत हासिल कर ली। और चीन में इलेक्ट्रिक कार ने यह सफर किसी के अनुमान से कहीं तेज तय किया। 2025 और 2026 तक चीन ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक असंभव लगती थी। वो न केवल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है, बल्कि वैश्विक उद्योग को नियंत्रित कर रहा है। बैटरी उत्पादन से लेकर सॉफ्टवेयर तक, डिजाइन से लेकर सप्लाई चेन तक। BYD सबसे बड़ा दिग्गज बना हुआ है जिसका नाम अब हर महाद्वीप पर जाना जाता है। जीली कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले घरेलू मॉडल बना रही है और सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ रही है। और यहां एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरता है जिसे किसी ने ऑटोमोटिव उद्योग में देखने की उम्मीद नहीं की थी। Xiaomi, वो कंपनी जिसे पूरी दुनिया स्मार्टफोन और होम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के रूप में जानती थी, उसने एक कार लॉन्च की, SU7, और बाजार में एक असली धमाका कर दिया। यह महज एक और इलेक्ट्रिक कार का आना नहीं था, यह एक ऐलान था कि ऑटोमोटिव उद्योग और टेक्नोलॉजी उद्योग के बीच की विभाजन रेखा अब मौजूद नहीं रही। SU7 को स्मार्ट फीचर्स वाली कार के रूप में नहीं, बल्कि पहियों पर एक उपकरण के रूप में पेश किया गया जो उसी इकोसिस्टम से जुड़ा है जिससे उसके मालिक का फोन, टैबलेट और कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच जुड़ी है। और बाजार की प्रतिक्रिया तत्काल थी। टेस्ला इस माहौल में अभी भी टिकी हुई है। ब्रांड अपना दर्शक वर्ग, प्रभाव और अपनी स्थिति बनाए हुए है, लेकिन जैसी वर्चस्व पहले थी वो अब संभव नहीं रही। चीनी बाजार, जो इलेक्ट्रिक कार बिक्री के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अब एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां हर महीने एक नया मॉडल आता है और प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि मजबूत खिलाड़ियों को भी लगातार अपनी प्रासंगिकता साबित करनी पड़ती है। अगर हम इस पूरे सफर को एक नजर में समझने की कोशिश करें, 2008 के उस अजीब हाइब्रिड से लेकर 2025 और 2026 की वैश्विक वर्चस्व तक, तो जो कुछ हो रहा है उसका पैमाना सच में चौंका देता है। 20 साल से भी कम समय में एक ऐसा देश जिसे ऑटोमोटिव बाजार के गंभीर खिलाड़ी असली प्रतिस्पर्धी नहीं मानते थे, सीमित प्रयोगों से पूरे वैश्विक उद्योग को संचालित करने तक पहुंच गया। और यह ऑटोमोटिव उद्योग के इतिहास की किसी भी क्रांति से तेज है। जापानी ऑटोमोटिव उद्योग के उदय से तेज, जर्मन इंजीनियरिंग स्कूल के उभरने से तेज, पिछली सदी के मध्य में अमेरिका में कार की ओर हुए बदलाव से तेज। इस रफ्तार के पीछे क्या है? एक साथ कई चीजें, राज्य की इच्छा शक्ति और लंबे सालों तक लगातार वित्त पोषण, नाकामियां झेलने और प्रयोग जारी रखने की तैयारी, और एक विशाल घरेलू बाजार जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तुरंत जाने की जरूरत के बिना समाधानों को परखने और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की सुविधा दी। और शायद इन सबसे जरूरी उस दिशा को चुनने में रणनीतिक स्पष्टता, जब वो दिशा किसी को भी साफ नहीं दिख रही थी। पश्चिमी निर्माता उस दौरान वही बेहतर करते रहे जो वे पहले से अच्छी तरह जानते थे। यह एक समझ में आने वाला तर्क है, यह सफलता का तर्क है, लेकिन यही वो चीज थी जिसने उन्हें उनके सामने कमजोर बना दिया जो भविष्य बना रहे थे, जबकि वे वर्तमान को निखार रहे थे।
आज चीनी इलेक्ट्रिक कारें उन बाजारों में बिक रही हैं जहां यूरोपीय और जापानी ब्रांड कुछ समय पहले तक बेरोक-टोक राज करते थे। चीन में विकसित तकनीकें वैश्विक मानक बन रही हैं और जो कंपनियां 10 साल पहले देश के बाहर कोई नहीं जानता था, वे आज वैश्विक उद्योग में सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हैं। चीनी इलेक्ट्रिक कार की कहानी किसी एक ब्रांड या किसी एक आविष्कार की कहानी नहीं है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे एक रणनीतिक फैसला जो उस वक्त लिया गया जब कोई उसकी सही होने पर यकीन नहीं करता था, पूरे एक क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल सकता है। और यह कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर शोरगुल भरे ऐलानों से नहीं, बल्कि एक शांत व्यवस्थित काम से शुरू होते हैं जो शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं खींचता। अगर आप इस कहानी और दुनिया को अभी बदल रही दूसरी तकनीकी क्रांतियों की कहानियां देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दें। यही सबसे अच्छा तरीका है कि अगला एपिसोड आपसे ना छूटे।